Okay, we'll not waste time and we'll come to the next section directly, and that is section 36. It is all about bad and doubtful debts to bank. And what you'll get to know over here is that the maximum bad debt which is allowed to bank is 8.5% of the total income. Remember student, it is not 8.5% of the amount which is given as loan. This is 8.5% of the total income. Please come to the section. So the section is provision for bad and doubtful debt of bank. Deduction available to a scheduled bank, non-scheduled bank or a cooperative bank for bad and doubtful debt would be 8.5% of the total income. This is for all the bank, whether scheduled bank, non-scheduled bank, cooperative bank. For every case it is 8.5% of the total income. Insurance premium. The amount of any premium paid in respect of insurance against risk of damage or destruction of stock or stores used for the purpose of business or profession is allowable as deduction. Do you remember हम लोग ने स्टार्ट किया था सेक्शन 30 जहां पे रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग था. इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग 30 में आया था कि वो खर्चा आपको अलाउड है. 31 में क्या था? वहां पे प्लांट एंड मशीनरी की इंश्योरेंस कवर हो गई थी. ठीक है, तो एक बिजनेसमैन क्या क्या चीजों की इंश्योरेंस कराएगा? बिल्डिंग करा सकता है, प्लांट एंड मशीनरीज वगैरह करा सकता है, अपने स्टोर्स एंड स्टॉक्स करा सकता है. ये स्टोर्स एंड स्टॉक्स की इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपको अलाउड है, वो यहां पे बता रहा है. द अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक्स और स्टोर्स यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इज अलाउएबल एज डिडक्शन. Next is insurance premium paid by a Federal Milk Cooperative Society. Insurance premium paid by a Federal Milk Cooperative Society. The insurance premium paid by a Federal Milk Cooperative Society on the lives of cattle owned by the members of a primary milk cooperative society affiliated to it as allowable as deduction. कि जितनी भी दूध वाली कंपनियां हैं, मिल्क कंपनीज लाइक पराग मिल्क, अमूल मिल्क, एक बात बताइए इनके लिए सबसे बड़ी एसेट क्या है? पता है? कैटल्स. जो इनके पास गाय है, बकरी है, यही तो सबसे बड़ी एसेट है. इसी से तो इनको मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं और मार्केट में सेल कर रहे हैं. क्या ये इन कैटल्स की इंश्योरेंस कराते हैं? बिल्कुल कराते हैं. और ये जो कैटल की इंश्योरेंस कराते हैं उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड होती है इनको. नेक्स्ट इज प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑन हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज. प्रीमियम स्टूडेंट यहां लिखा हुआ है प्रीमियम वर्ड, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है? इज इट प्रीमियम? बच्चों ये वर्ड प्रीमिया ही है और प्रीमिया का मतलब प्रीमियम होता है. एक्चुअली प्रीमिया इज लैटिन वर्ड. ठीक है, और देखिए इनकम टैक्स है ना, मैंने आपको कई बार बताया इनकम टैक्स इज द टफेस्ट लॉ ऑफ इंडिया. तो इसको शायद टफ बनाने के लिए इसने लैटिन वर्ड यूज कर लिया इंस्टेड ऑफ सिंपल इंग्लिश वर्ड. Premium for insurance on health of employees, an employer can claim deduction in respect of premium paid by him by any mode other than cash for insurance on the health of his employees. An employer can claim deduction in respect of premium paid by him by any mode other than cash, by any mode other than cash, for insurance on the health of his employees. तो क्या कहता है कि एम्प्लॉयर अगर प्रीमियम पेड करता है एम्प्लॉय की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, अगर वो अदर देन कैश है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बाय एनी मोड अदर देन कैश होना चाहिए, तभी वो प्रीमियम अलाउड होगा. ये रिस्ट्रिक्शन यहां और यहां नहीं थी. इधर ये रिस्ट्रिक्शन और यहां ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी. हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉइज यानी हेल्थ इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉय का कराते हैं तो वहां कैश पेमेंट अलाउड नहीं है. कैश पेमेंट करेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी. Bonus or commission to employees. Bonus or commission paid to an employee is allowable as deduction subject to certain condition. Admissible only if payable to employees as bonus or commission should not otherwise have been payable to them as profit or dividend. कह रहा है बोनस अगर आप एम्प्लॉय को दे रहे हो तो हम अलाउ कर देंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा बोनस वही होना चाहिए जो बोनस सचमुच है. यानी अगर आपको किसी को प्रॉफिट का हिस्सा देना था, डिविडेंड देना था और आप उसको बोनस बोल के देंगे तो अलाउ नहीं होगा. हाँ, अगर आप सचमुच बोनस दे रहे हैं तो अलाउ होगा. दूसरी कंडीशन डिडक्टेबल सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B. 43B का पहले भी नाम आया था. पता है कब आया था?
हमने आपको बताया था कि ये जो टैक्सेस हम लोग सेक्शन 30 में पढ़ रहे थे, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड टू गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, कि अगर आप हाउस के रिस्पेक्ट में हाउस टैक्स वगैरह पे करते हैं जिसमें आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वो हाउस टैक्स बिजनेस का खर्चा है, लेकिन हाउस टैक्स इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। और यहां पे अब दूसरा हम लोग खर्चा देख रहे हैं विच इज सब्जेक्ट टू 43B, विच इज बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय। 43B होता क्या है, अभी फुल डिटेल तो आपको पहले भी नहीं दी थी और अभी भी नहीं दूंगा जब तक 43B तक पहुंच नहीं जाते हैं। 43B ये कहता है कि कोई भी खर्चा जो इस लिस्ट में दिया गया है, 43B में 6 खर्चे आएंगे जो 43B के लिस्ट के तहत दिए गए हैं, वो खर्चे तभी अलाउ होंगे जब आपने इनका पेमेंट किया है। अगर आप एक्रूवल अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तब भी, अगर आप एक्रूवल मेंटेन कर रहे हैं अकाउंटिंग, तो भी ये पेमेंट जो 43B से सब्जेक्टेड है, ये पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होगी। क्लियर है सबको? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। Interest on borrowed capital is allowed as deduction if the following conditions are satisfied. पहला, the SEC must have borrowed money. The money so borrowed must have been used for the purpose of business. Interest is paid or payable on such borrowing. The SEC must have borrowed money. SEC ने पैसे borrow किए हो. The money so borrowed must have been used for the purpose of business. जो पैसा borrow किया हो वो business के लिए use किया गया हो, और interest is paid or payable on such borrowing. सिंपल सी बात है, अगर आपने कर्ज लिया है बिजनेस के लिए, तो उस कर्ज पे जो इंटरेस्ट बनता है वो आपको बिजनेस में अलाउ किया जाएगा। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। डिस्काउंट ऑन नोटिफाइड जीरो कूपन बॉन्ड बीइंग द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट रिसीव्ड एंड द अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन और मैच्योरिटी बाय द इशूइंग कंपनी is allowed as deduction on pro rata basis. The pro rata deduction is available under section 36(1)(3)(a) having regard to the period of life of such bond. समझाते हैं आपको ये जीरो कूपन बॉन्ड वाली क्या कहानी है। जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है? बेसिकली जीरो मतलब जीरो, कूपन का मतलब होता है परसेंटेज इंटरेस्ट, बॉन्ड मतलब 0% इंटरेस्ट बॉन्ड, इसको कहा जाएगा जीरो कूपन बॉन्ड। कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अरे एक बात बताइए, कोई बॉन्ड है जिसपे कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा तो आप खरीदेंगे क्या? खरीद लेंगे, क्योंकि इस बॉन्ड की खासियत यह होती है कि इसको इशू किया जाता है एट डिस्काउंटेड प्राइस, इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस, और रिडीम किस पे किया जाता है? रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। जैसे मान लीजिए बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। एक बॉन्ड की फेस वैल्यू है 100 रुपए, ठीक है। तो इसको इशू कितने में किया जाएगा? इसको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया जाएगा। 100 रुपए की अगर फेस वैल्यू है तो हो सकता है इसको इशू किया जा रहा है 40 रुपए में। अब 15 साल बाद, ये 15 साल का बॉन्ड है, इसका पीरियड कितना है? एज्यूम कर लेते हैं 15 ईयर्स है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 40 रुपए में आज बॉन्ड खरीद लीजिए आप, और आपको मिलेगा कितना 15 साल बाद? 100 रुपए। हालांकि बॉन्ड 100 रुपए का ही है, कंपनी आपको डिस्काउंट में दे रही है, 40 रुपए में दे रही है, और कह रही है कि 100 रुपए का बॉन्ड है, 15 साल बाद 100 ही रुपए देंगे, लेकिन आज डिस्काउंट में ले लो 40 रुपए। तो ठीक है भाई, ये जो डिफरेंस है यही क्या है? इन्वेस्टर है उसके लिए इंटरेस्ट की इनकम है। हाँ, अब बिजनेसमैन के लिए क्या है? जो ये जीरो कूपन बॉन्ड रेज करके पैसे बटोर रहा है मार्केट से, उसके लिए ये डिफरेंशियल 60 रुपए का खर्चा है। ठीक है, अब ये खर्चा अलाउ कैसे होगा यही समझना है। ये खर्चा अलाउ कैसे होगा? आप पीरियड ऑफ बॉन्ड को मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए, पीरियड ऑफ बॉन्ड को मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम इसको कहते हैं 15 साल और एक साल में 12 महीने, तो कितना हो गया? 15 इंटू 12 180, 180 महीना हो गया। ठीक है, इसको पहले मंथ में कन्वर्ट कीजिएगा, 180 महीना हो गया। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने रेस किए गए थे? नंबर ऑफ बॉन्ड मान लेते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड रेस किए गए 10,000। ठीक है, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? टोटल डिस्काउंट भाई 60-60 रुपए के डिस्काउंट पे एक एक बॉन्ड दे रहे हैं, 10,000 बॉन्ड रेस किए हैं, तो टोटल डिस्काउंट हो गया 10,000 इंटू 60। सब कोई ध्यान से सुन रहा है ना?
₹100 का बॉन्ड था, 40 रुपए में रेस किया गया तो डिस्काउंट हुआ ₹60 का। टोटल बॉन्ड रेस किए गए, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 10,000, तो हो गया ये टोटल डिस्काउंट 60 इंटू 10,000 यानी कि 6 लाख रुपया। ठीक है, पर मंथ डिस्काउंट आप निकालेंगे कि एक महीने का डिस्काउंट कितना, तो बच्चों एक महीने का डिस्काउंट हो गया 6 लाख डिवाइडेड बाई 180, 6 लाख डिवाइडेड बाई 180, 3333.33। अब आपको क्या देखना है कि करंट प्रीवियस ईयर में कितने महीने बॉन्ड था। जैसे मान लीजिए बॉन्ड रेस किया गया, इशू डेट ऑफ बॉन्ड 1 अगस्त 2018, तो क्या महीने बॉन्ड था इस साल। अगस्त में बॉन्ड रेज हुआ तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गया 5 महीने बच्चों, और जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने उधर हो गया 8 महीने, तो 8 महीने बॉन्ड था तो हम इसको लिखेंगे 3333.33 इंटू 8 इंटू 8 कर दीजिए, ये आ जाएगा 26,667 रुपया। ये डिस्काउंट पीएल में चार्ज हो जाएगा इस साल। ठीक है, अगले साल पूरे 12 महीने तक बॉन्ड था, 12 महीने का चार्ज कर दीजिए। अब किसी ना किसी साल क्या होगा, 15 साल आखिरी साल जो होगा वो बॉन्ड रिडीम कब होगा, 1 अगस्त को अगर इशू किया गया है तो 15 साल बाद, जिस साल भी जो 15 साल बाद आएगा वो 31 जुलाई को रिडीम होगा, तो उस साल जो डिस्काउंट पीएल में चार्ज होगा वो 4 महीने का बस होगा, अप्रैल मई जून जुलाई, क्योंकि जुलाई में रिडीम हो जाएगा। जैसे मान लो 3 साल का ये बॉन्ड होता, मान लो ये 3 साल का बॉन्ड होता तो ये कब रिडीम होता, 31/7, 3 साल और जो 28, 19, 20, 21, 2021, तो प्रीवियस ईयर 21-22 में, प्रीवियस ईयर 21-22 में क्या महीने का हम डिस्काउंट चार्ज करेंगे, बस अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का बॉन्ड चार्ज करेंगे। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पे 15 साल का पीरियड लिए हुए हैं तो 15 साल जोड़ लेना है इसमें, तो 15 साल जोड़ दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2018 प्लस 15 ये रिडीम होगा, रिडेम्पशन डेट जो होगी ये आएगी इसकी 31 जुलाई 2033। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 33-34 में, प्रीवियस ईयर 33-34 में कितना अलाउ होगा डिस्काउंट, allowed is equal to 3333.33 into 4, ये हो गया 13,333। अब आप देख लीजिए, बस जिस साल बॉन्ड इशू किया गया उस साल 8 महीने का हुआ, जिस साल रिडीम हो रहा है उस साल 4 महीने का हो रहा है, और बाकी बीच में जितने भी साल आएंगे हर प्रीवियस ईयर में कितना अलाउ होगा, हर प्रीवियस ईयर में 12-12 महीने का अलाउ होगा डिस्काउंट। पिछले 20 के 12 महीने का भी कैलकुलेट कर दें आपके लिए, चलिए ये भी कर देते हैं, बीच में जगह भी है हमारे पास, बच्चे नोट कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। डिस्काउंट फॉर ईच प्रीवियस ईयर फ्रॉम पी वाई, ये पी वाई कौन सा था, ये पी वाई था 18-19, तो पी वाई 19-20 से लेके टू पी वाई ये 33-34 का है बच्चों, तो पी वाई 32-33 कर लीजिए, पी वाई 32-33। ठीक है, यहां पे जो डिस्काउंट अलाउ होगा वो 3333.33 इंटू 12 होगा हर साल। ₹40,000, ये तरीका है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई। शुरू से नोट करना हो कर लीजिए, ये भी दिखा दे रहे हैं, यहां से हमने शुरू की थी बात। परफेक्ट है एकदम।
आगे भी बढ़ा दिया, देख लीजिए। अच्छा, यहाँ तो 1 अगस्त लिए थे, इसलिए अगस्त का महीना हमने काउंट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हमने 1 अगस्त लिया था, इसलिए अगस्त का महीना कंसिडर किया। अब एक बात बताइए, मान लीजिए 10 अगस्त को बॉन्ड रेज हुआ होता तो क्या होता? अगर मान लीजिए बॉन्ड 10 अगस्त को रेज होता, इश्यू डेट 10 अगस्त 2018, 15 साल बाद रिडीम होगा, रिडेम्पशन डेट 9 अगस्त 2033। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 18-19 में अगस्त महीना कंसिडर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगस्त में 10 तारीख को बॉन्ड रेज किया गया, यानी कि सिर्फ 9 दिन ही अगस्त के नहीं थे। ठीक है, बाकी तो 10 तारीख से बॉन्ड रेज हो गया था। 15 दिन से ज्यादा अगस्त महीने का बॉन्ड रहा है, 15 दिन से ज्यादा बॉन्ड रहा है अगस्त महीने में, इसलिए पूरे महीने को काउंट होगा और यहां पे 8 महीना ही रहेगा। अब यहां पे अगस्त महीना कंसिडर होगा, 9 अगस्त को रिडीम हुआ है, नहीं 15 दिन से कम बॉन्ड था, बस 1 तारीख से 9 तारीख की तो था, तो बॉन्ड रिडीम हो गया था, बस 9 ही दिन के लिए बॉन्ड था। तो यहां पे जो कंसिडर होगा वो अगस्त महीना नहीं होगा, बस मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने होंगे। प्रीवियस ईयर 32, 33, 34 में क्या होना है? सिर्फ 4 महीने कंसिडर होंगे। ठीक है ये बात, आइए पढ़ लेते हैं इसको। Discount on notified zero coupon bond being the difference between the amount received and amount payable on redemption or maturity by the issuing company is allowed as deduction on pro rata basis। यही था pro rata basis, मंथली बेसिस पे डिवाइड करके बांट देना। The pro rata deduction is available under section 36(1)(3)(a) having regard to the period of life of such bond. Period of the life of the bond means the period commencing from the date of issue of the bond and ending on the date of maturity of the bond। एक बात आपके लिए लिख दे रहे हैं, period is taken in months। ठीक है, ये तरीका है लेने का, और greater is equal to 15 days is equivalent to 1 month, उसको 1 महीना मान लिया जाएगा। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड्स according to section 248 zero coupon bond must satisfy the following 3 conditions। पहला, it is a bond issued by any infrastructure capital company or infrastructure capital fund or a public sector company or scheduled bank। In respect of such bond, no payment of benefit is received or receivable before maturity or redemption from infrastructure capital company or infrastructure capital fund or public sector company or scheduled bank। Such bond is specified by the central government by notification in the official gazette। ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन जरूर हो सकता है जीरो कूपन बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए। जीरो कूपन बॉन्ड जो होता है, इनकम टैक्स की अगर बात की जाए तो जो नोटिफाइड है इनकम टैक्स में उसी को जीरो कूपन बॉन्ड मानते हैं। ठीक है, ऐसे तो जीरो कूपन बॉन्ड हम भी रेस कर सकते हैं, उसका नाम होगा राज जीरो कूपन बॉन्ड, लेकिन इनकम टैक्स नोटिफाई तभी करता है जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का होता है या फिर बैंक वगैरह का होता है। कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनियों का भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि हाँ चलो इसको जीरो कूपन बॉन्ड मान लिया जाएगा, और वहीं पे इस तरीके की अकाउंटिंग जो आपको बताई गई है की जाती है। इलस्ट्रेशन 18 है, इसमें 4 अक्टूबर को रेस किया गया है, जुलाई 10, 2029 को ये रिडीम हो रहा है, तो 4 अक्टूबर को अगर इशू होगा तो अक्टूबर महीना काउंट किया जाएगा, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीना कंसिडर होगा यहाँ पे प्रीवियस ईयर 18-19 में। ठीक है, और रिडीम हो रहा है, रिडेम्पशन डेट जुलाई 10 है 2029, तो जुलाई महीना कंसिडर नहीं होगा क्योंकि जुलाई में बस 10 ही दिन रहा, तो इस वाले प्रीवियस ईयर में कंसिडर होगा अप्रैल मई जून, 3 महीना बस कंसिडर होगा, और बाकी बीच में जितने भी साल आएंगे उसमें 12 महीना कंसिडर किया जाएगा। जो भी डिस्काउंट है उसको क्या कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाई टोटल पीरियड कर लीजिए। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी फंड, और उसके बाद है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम
यहां पे भी वही बात हो रही है और यहां पे भी वही बात हो रही है। ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ बताऊंगा और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ बताऊंगा। स्टैट्यूटरी फंड का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी फंड का मतलब होता है वो फंड जो किसी कानून के तहत बने गए हैं। मतलब वो फंड बनाना जरूरी था, एम्प्लॉयर को बनाना ही पड़ेगा, वो बाध्य है, कानून में लिखा हुआ है कि आपको ये फंड बनाना है। ठीक है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड स्टाफ वेलफेयर स्कीम, अगेन यहां पे भी स्टैट्यूटरी फंड वाली ही बात हो रही है, दैट इज प्रोविडेंट फंड, जो किसी कानून के तहत बनाया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रोविडेंट फंड के बारे में समझाता हूं तो आपको बात समझ में आएगी। प्रोविडेंट फंड है क्या चीज? प्रोविडेंट फंड एक समझ लीजिए डिब्बा है जिसमें पैसा इकट्ठा किया जाता है और ये डब्बा एम्प्लॉय को पकड़ा दिया जाएगा जिस दिन वो रिटायर करेगा। इस डब्बे में पैसा कौन डालता है? एम्प्लॉयर भी डालता है और एम्प्लॉय भी डालता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं कि मान लीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी कितनी देता है पता है? 50,000। ये तो पे आउट हो गया कि ये लो 50,000 रुपए महीना तुम्हारी सैलरी। उसके बाद एम्प्लॉयर इस पीएफ में एम्प्लॉयर डालता है, इस पीएफ में 5,000 रुपए डाल देता है। एज्यूम कर रहे हैं कि 5,000 रुपया वो पीएफ में डालता है। तो एम्प्लॉय क्या करता है? ये जो 50,000 रुपए एम्प्लॉय पाया है अपने हिस्से में से भी 5,000 रुपए इसमें डालता है, एम्प्लॉय भी डालेगा। आई होप ये जानकारी आपको होगी कि प्रोविडेंट फंड एक बेसिकली ऐसा खाता होता है जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं और जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर करता है इंटरेस्ट सहित पूरा पैसा निकलता है और एम्प्लॉय को दे दिया जाता है। ठीक है। पैसे डालता कौन है? एम्प्लॉयर भी डाल रहा है, एम्प्लॉय भी डाल रहा है। एम्प्लॉय जो सैलरी तनख्वाह पाता है उसमें से डालता है, एम्प्लॉयर अलग से तनख्वाह तो देता ही देता है और अलग से कुछ पैसे प्रोविडेंट फंड में डालेगा। क्यों कर रहा है? ये सब स्टैट्यूटरी फंड है। ठीक है। नियम है, कानून है हमारे देश में प्रोविडेंट फंड का जिसका पालन कर रहा है। प्रोविडेंट फंड का कानून कौन सी एंटिटी पे लगता है? वो सभी स्टैब्लिशमेंट पे लगता है जहां पे 20+ एम्प्लॉय होते हैं। अगर 20 से अधिक एम्प्लॉयज हैं तो उस एस्टेब्लिशमेंट में प्रोविडेंट फंड का कानून लगता है और उन्हें ऐसा करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। ठीक है। तो एम्प्लॉयर ने भी 5,000 रुपए डाले, एम्प्लॉय ने भी 5,000 रुपए डाले। अब मैं आपको रियल फैक्ट बताने जा रहा हूं क्योंकि अगर वो बात आप नहीं समझेंगे तो शायद ये बात समझ में नहीं आएगी जो कानून में लिखी गई है। अब सच पूछे तो ऐसा होता नहीं है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 रुपए देता है, फिर एम्प्लॉयर 5,000 अपना जमा करता है, एम्प्लॉय फिर 5,000 रुपया अपना जमा करता है प्रोविडेंट फंड में। ऐसा नहीं होता। फैक्ट होता क्या है मैं आपको बताऊं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 रुपए देने की बजाय देता ही 45,000 है और 10,000 रुपया खुद ही एम्प्लॉयर जमा कर देता है, जिसमें से 5,000 रुपए एम्प्लॉयर अपने हिस्से का जमा करता है और 5,000 रुपए एम्प्लॉय के हिस्से का जमा करता है। मतलब ये तो 5,000 रुपए एम्प्लॉयर को जमा करना ही करना था, ये 5,000 रुपए एम्प्लॉय जमा नहीं करता है, ये खाता एम्प्लॉयर ने खुलवाया है। ये 5,000 रुपए भी एम्प्लॉयर ही जमा कर देता है उसकी सैलरी से काट के। नहीं तो सोचो ना क्या होगा। ऐसे समझो एम्प्लॉयर 50,000 रुपए एम्प्लॉय को देगा, एम्प्लॉय कहेगा ये लोग मेरा 5,000 रुपया भी जमा कर देना उसी खाते में मेरे प्रोविडेंट फंड में। क्या मजाक है। पहले हम 50,000 दें फिर उसी से 5,000 रुपया लें। हम 50,000 रुपया उसको देंगे, 45,000 रुपया उसको देंगे, कहेंगे देखो तुम्हारा 5,000 रुपया तुम्हारा वाला हिस्सा डाल देंगे प्रोविडेंट फंड में और जो हमको अपनी जेब से डालना है वो 5,000 रुपया हम और डाल देंगे। यानी इस खाते में जरूर 10,000 रुपया डालेंगे, 5-5 10,000 रुपया। लेकिन एम्प्लॉय का ही ये जो एम्प्लॉय का हिस्सा है वो एम्प्लॉय नहीं बेसिकली जमा कर रहा है, वो भी एम्प्लॉय जमा करा दे रहा है। प्रैक्टिकल बात करना है, कहा जाएगा एम्प्लॉय का जमा हुआ है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि 50,000 रुपए तनख्वाह देने की बजाय दिया कितना जाएगा? 45,000। लेकिन बोला कितना जाएगा? सैलरी दी गई है 50,000। बोला जाएगा सैलरी 50,000 दी गई है, दिया जाएगा 45,000 रुपया। वो इसलिए क्योंकि 50,000 दे के 5,000 लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? अब आइए पढ़ते हैं क्या लिखता है ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड के लिए। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एज अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड ग्रेच्युटी फंड इज अलाइबल इज डिडक्शन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। अब आइए हम 43B आपको क्या होता है थोड़ा और बताएं।
43B ये कहता है कि पेमेंट आपको तभी अलाउ होगा जब आपने वो पेमेंट कर दी है। खर्चा तभी अलाउ होगा जब आपने वो पेमेंट कर दी है। कब तक? रिटर्न फाइल करने के पहले। ROI, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के पहले। Did you understand what I said? That you will have to do it before filing your return of income. आपको वो पेमेंट कर देनी है तभी खर्चा अलाउ होगा, नहीं तो खर्चा अलाउ नहीं होगा। अब यहां पे क्या हो रहा है? एम्प्लॉय जो 5,000 रुपया यहां पे डाल रहा है, 5,000 रुपया, वो पेमेंट उसको कर देनी है। अगर पेमेंट नहीं किया है रिटर्न फाइल करने के पहले पहले तो अलाउ नहीं होगा। अब एम्प्लॉय चार्ज कैसे करता है अपने पीएल में? पीएल में चार्ज करता है टू सैलरी 50,000, टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 5,000। आप हमको बताइए, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी चार्ज करेगा वो? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन चार्ज करेगा? नहीं चार्ज करेगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कौन सा एम्प्लॉयर अपनी जेब से देता है कि अपने पीएल में चार्ज कर देगा? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो इस 50,000 के अंदर ही है। इसी में से तो 50,000 रुपए का खर्चा सैलरी का बोलता है, लेकिन 50,000 कहां देता है? 45,000 देता है। इसी में 5,000 रुपया फंड में डाल देता है, इसी में से। तो ये तो पूरा हो ही गया। और 5,000 रुपया वो अपनी जेब से जो अलग से देता है वो पीएल में चार्ज कर लेगा। ठीक है। और ये रहा उसका प्रॉफिट आ गया कुछ ना कुछ। सारे खर्चे तो पीएल में जितने भी हैं सब एक्रूअल बेसिस पे अलाउ हो रहे हैं, लेकिन जो खर्चे 43B से सब्जेक्टेड है वो पेमेंट होने पे ही अलाउ होंगे। और पेमेंट कब तक कर देना है? रिटर्न फाइल करने के पहले पहले, नहीं तो वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। यानी एम्प्लॉयर अगर ये 5,000 रुपए रिटर्न जमा करने के पहले पहले नहीं जमा करेगा तो ये वापस से इसमें ऐड कर दिया जाएगा उसके प्रॉफिट में। और अब ये जो आएगा वो कहलाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट मान लीजिए आ रहा था उसका 10 लाख रुपया, तो 10,05,000 रुपया अब उसका प्रॉफिट कहलाएगा। ये खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, ये खर्चा नहीं माना जाएगा अगर आपने रिटर्न जमा करने के पहले पहले नहीं जमा किया। ये थी बात एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए क्या कहता है? कहता है कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो पीएफ एक्ट की जो ड्यू डेट है उसके पहले पहले जमा हो जानी चाहिए, और नहीं तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। पीएफ एक्ट की ड्यू डेट क्या है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए क्या बोलता है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए बोलता है 43B, मतलब पेड बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम जमा करने के पहले कर दीजिएगा। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए क्या बोलता है? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए बोलता है पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ पीएफ एक्ट विच इज 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगले महीने की 15 तारीख तक जमा कर दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा? ये पैसा, जैसे कि अगर मान लीजिए एम्प्लॉय का जो पैसा है, एम्प्लॉय के हिस्से का 5,000 रुपया जो है वो अगर मैं नहीं जमा करूंगा अगले महीने की 15 तारीख तक, तो क्या होगा? 5,000 रुपया मेरे पीएल में जोड़ दिया जाएगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा 5,000 रुपया से। मुझे अगले महीने की 15 तारीख तक एम्प्लॉय का पैसा जमा करना है, और एम्प्लॉयर का अपने हिस्से का पैसा कब जमा करना है? रिटर्न जमा करने के पहले पहले। ऐसे समझिए, अप्रैल 2018 का अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो कब तक जमा करना है, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है तो कब तक जमा करना है? किसको जमा करना है? अरे भाई, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन? हमने बताया प्रैक्टिकली जमा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर ही करता है। वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय नहीं जमा करने जाता है, एम्प्लॉयर सैलरी में से काट लेता है एम्प्लॉय का हिस्सा और खुद ही जमा करता है। अप्रैल 2018 का पैसा एम्प्लॉयर का जो अपना हिस्सा है वो रिटर्न जमा करने की पहले पहले कर ले। और जो रिटर्न की डेट होती है ना, आरओआई की डेट, वो 31 जुलाई होती है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए होती है 30 सितंबर। जो लोग ऑडिट कराते हैं उनकी 30 सितंबर तक की डेट होती है, और जो लोग ऑडिट नहीं कराते उनके लिए 31 जुलाई की डेट होती है। हम मान लेते हैं
नॉन ऑडिट केस है, ठीक है। तो अप्रैल 18 की पेमेंट 31 जुलाई 2019 तक हो सकती है, क्योंकि अप्रैल 18 आया प्रीवियस ईयर 18-19 में, और 18-19 के रिटर्न जमा करने की डेट कहां तक है, 31 जुलाई 2019 तक, तो यहां तक जमा कर सकता है। इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन कब तक जमा करना पड़ेगा, अगले महीने की 15 तारीख तक, यानी 15 मई 2018। आइए बात करते हैं, मई 2018 की अगर प्रोविडेंट फंड की पेमेंट है, एम्प्लॉयर अपना हिस्सा कब तक जमा कर सकता है, रिटर्न जमा करने के पहले 31 जुलाई 2019 तक। लेकिन एम्प्लॉय का हिस्सा जो काट लिया है वो कब तक जमा करना होगा, 15 जून 2018 तक। एक बात बताइए, आपको लग नहीं रहा है एम्प्लॉयर अपना हिस्सा देर से भी जमा कर रहा है तो इनकम टैक्स को ज्यादा आपत्ति नहीं हो रही है, लेकिन एम्प्लॉय का हिस्सा 15 तारीख तक जमा नहीं हो रहा है तो बवाल हो जा रहा है, अगले महीने की 15 तारीख तक ही हो जाना चाहिए। अभी तो मैंने पूरी बात बताई नहीं है, जरा ध्यान से सुनिएगा अब आगे की बात। ये डेट है 43B के हिसाब से, रिटर्न फाइल करने के पहले पहले जमा करना है। 43B और क्या बोलता है, 43B ये बोलता है कि अगर रिटर्न जमा करने तक भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, उसके बाद कर देना। जिस प्रीवियस ईयर में कर दोगे उस प्रीवियस ईयर में इस 5,000 रुपए के खर्चे को मान लिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए क्या बोलता है, कहता है अगले महीने की 15 तारीख को कर देना, और नहीं करोगे तो फिर ये कभी अलाउ नहीं होगा, ये अलाउ भी नहीं होगा खर्चा। 15 से 16 तारीख को जमा करोगे तो ये खर्चा अलाउ नहीं होगा। लेकिन ये इतने इस समय के बाद भी हम 2025 में जमा कर रहे हैं, एम्प्लॉयर अपना हिस्सा जमा कर रहा है तो भी अलाउ हो जाएगा जिस प्रीवियस ईयर में जमा किया। मान लो प्रीवियस ईयर 24-25 में जमा किया तो 24-25 में अलाउ हो जाएगा उसको। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट इतनी लीनियंट और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है। देखिए गवर्नमेंट कह रही है कि आप एम्प्लॉय का पैसा काट के रखे हो, ठीक है, तो वो पैसा आपका नहीं है, वो एम्प्लॉय का आपने काट के रखा है, तो उसको तो अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करना ही पड़ेगा। आप किसी और का पैसा काट के खुद इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। और जहां तक रही अपने कंट्रीब्यूशन की बात, तुम्हारे हालात खराब है, तुम्हारी स्थिति खराब है, अभी तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, कोई बात नहीं, हम तुमको समय दे रहे हैं, लेकिन किसी और का पैसा काट के रखने नहीं देंगे। ये वजह है जो गवर्नमेंट कह रही है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के केस में क्या होगा, अगले महीने की 15 तारीख को जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने ये 15 तारीख की बजाय ये 16 जून को जमा किया, तो क्या मुझे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अलाउ होगा? नहीं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, जबकि 16 तारीख को मैंने जमा भी किया है, मेरी इनकम 5,000 रुपए से बढ़ा दी जाएगी। जो भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, हमने एज्यूम किया था ना एग्जाम्पल में 5,000 से बढ़ा दी जाएगी। तो बच्चे कभी कभी मुझसे पूछते हैं कि सर फिर ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मुझे मेरी इनकम को बढ़ा ही दिया जा रहा है, मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो मैं जमा ही नहीं करूंगा। क्या मैं एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन जमा करूं या रहने दूं? जमा ही नहीं करता हूं। कैसे जमा नहीं करोगे? एम्प्लॉय आपको कोर्ट में खींच लेगा, आप उसके पीएफ का पैसा नहीं जमा करोगे। अरे आपको अलाउ हो रहा है कि नहीं हो रहा, उससे एम्प्लॉय को क्या मतलब है, वो उसके हिस्से का पैसा है, आप कैसे रख सकते हो उसका पैसा? आपने उसकी तनख्वाह से ये पैसे काटे हैं ना, तो आप कैसे रख लोगे ये पैसा? ये जमा करना पड़ेगा। आपको अलाउ हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे मतलब नहीं है। सरकार कहती है 15 तक करो तो अलाउ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो ना हो आपको, आपकी गलती है, एम्प्लॉय थोड़ी ना भरेगा इसको। तो ये मत सोचिएगा कि मैं जमा करूंगा ही नहीं, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कैसे बचोगे? हाँ, अगर 15 की जगह 16 को करोगे तो 5,000 रुपए की आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपका टैक्स भी बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात सबको? आइए चलिए अब मैं क्या करता हूं, आपको एक एग्जाम्पल बना के देता हूं, आप बताइए क्या होगा। पीएफ कंट्रीब्यूशन फॉर द मंथ ऑफ, पीएफ कंट्रीब्यूशन किस महीने का था ये बताएंगे। हुज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का था, एम्प्लॉय का था ये बताएंगे। डेट ऑफ पेमेंट बताएंगे। अलाउड इन विच पीवाई आप बताएंगे। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा।
पीएफ कंट्रीब्यूशन कौन से महीने का था, किसका कंट्रीब्यूशन था, एम्प्लॉयर का था कि एम्प्लॉय का था, कब पेमेंट हुआ ये बताऊंगा। आप बताइए कौन से प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई। हमारे क्वेश्चन के लिए आप एज्यूम करेंगे 31 जुलाई 2019, ये एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नोट कीजिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन बन रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, पीएफ कंट्रीब्यूशन वगैरह एग्जाम के लिए भी। पीएफ कंट्रीब्यूशन फॉर द मंथ ऑफ मई 2018 है। हुज कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर, डेट ऑफ पेमेंट 31 मार्च 2019 हुआ है। मई 2018 का था, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था, पेमेंट हुआ है 30 मई 2019। क्या होगा, मई 18 का पेमेंट था, एम्प्लॉयर का पेमेंट था, पेमेंट हुआ है 10/10/19 को। मई 18 का पेमेंट था, एम्प्लॉय का पेमेंट था, पेमेंट हुआ है 10/8/18 को। एम्प्लॉय का पेमेंट था मई का, पेमेंट हुआ है 10 जुलाई 18 को। एक और ले लेते हैं, एम्प्लॉय का था, पेमेंट हुआ 31 मार्च 2019। क्वेश्चन नोट कीजिए, आराम से विचार कीजिए और फिर आंसर कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, मैं आपको पूरे 2 मिनट दूंगा। चलिए सोचिए, विचारिए, full 2 minutes for you.
मई 2018 का एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है 31 मार्च 2019 को। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है बच्चों। अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31 जुलाई 2019 तक भी हो जाएगा तो भी प्रीवियस ईयर 18-19 का ये खर्चा था ना, मई 2018 यानी प्रीवियस ईयर 18-19 का खर्चा था, प्रीवियस ईयर 18-19 में ही अलाउ होगा। 30/5/2019 को आपने पे किया है, कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न के पहले जमा हुआ है ना, कोई बात नहीं, जहां का खर्चा है वहां अलाउ होगा। मई 18 का खर्चा था बच्चों, मई 18 यानी प्रीवियस ईयर 18-19 में अलाउ होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, आप ये मत कह दीजिएगा कि सर ये पेमेंट तो हो रही है 19-20 में, 30/5/2019 का मतलब हुआ 19-20 में पेमेंट हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गलती नहीं है ना, रिटर्न जमा करने तक का समय है, आपने रिटर्न तक जमा किया, परफेक्ट है, ठीक है। रिटर्न तक अगर आपने जमा किया है तो जिस प्रीवियस ईयर का खर्चा है उस प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा, ठीक है। 10/10/19 को ओ माय गॉड गलती हो गई, रिटर्न जमा करना था 31 जुलाई तक, आपने उसके बाद जमा किया है, गलती तो हो गई, लेकिन इस गलती को सही करने का प्रावधान है। क्या है कि कोई बात नहीं, अगर आपने देर से जमा किया तो जिस साल में जमा किया, जिस प्रीवियस ईयर में जमा किया उस प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा। अगर मैंने देर से जमा किया तो प्रीवियस ईयर देखो इसका क्या है 19-20 में अलाउ होगा। देखिए फिर से सुन लीजिए, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर रिटर्न जमा तक करने तक हुआ, रिटर्न जमा करने तक हो गया तो जिस प्रीवियस ईयर का खर्चा उस प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा। और रिटर्न जमा करने के बाद किया तो जिस ईयर में पेमेंट हुआ उस प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा। यहां देखिए पेमेंट 19-20 की थी, लेकिन फिर भी समय पे पेमेंट हुआ ना रिटर्न जमा करने के पहले पहले, तो जिस साल का खर्चा था उस साल अलाउ हुआ 18-19 में। अब जहां तक रही एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात, तो अगले महीने की 15 तारीख तक जमा हो जाना चाहिए। मई 18 का खर्चा है तो 15 जुलाई तक हो जाना चाहिए। 10 अगस्त तक हुआ है, ये अलाउड कभी नहीं होगा, ये डिस अलाउड फॉर एवर है। ये नहीं है कि बाद में अलाउड पे कर दिए तो बाद में अलाउ हो जाएगा, होगा ही नहीं। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुमको दिक्कत है पैसे की तो तुम अपना हिस्सा देर से जमा कर लो, ये हमको समझ में आता है भाई कि तुमको फाइनेंशियल क्राइसिस है। ये तो एकदम बेकार की बात है कि तुम किसी का पैसा काट के रख लोगे अपनी जेब में और जमा नहीं करोगे। ये तो तुम्हारी एम्प्लॉय के हिस्से का काट के रखे हो ना पैसा, ये तो जमा करना ही पड़ेगा। 10 जुलाई को कर रहे हैं, चलिए अब अलाउ हो जाएगा 18-19 पे, क्योंकि 15 जुलाई तक का समय था। 31 मार्च 19, अरे 31 मार्च 19 तो भूल जाओ, अगर 15 जुलाई की जगह 16 जुलाई भी जमा होता है तो अलाउ नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। कितने बच्चों ने एकदम परफेक्ट किया सारे आंसर? ऑल 6 आर राइट। अगर 6 के 6 आपने करेक्ट किए हैं तो आपने परफेक्टली सेक्शन को समझा है, और शायद जिसने नहीं किया था परफेक्ट उसे अब समझ में आ गई होगी बात। इज इट ओके? तो चलिए, हम लोग को बुक से पढ़ने का काम नहीं है, इन दोनों को एग्जाम्पल से बहुत परफेक्ट समझा हम लोग ने इस बात को। अब अगला टॉपिक आते हैं, राइट ऑफ अलाउंस फॉर एनिमल्स। ये हमने पहले भी बताया था कि टी बुसेस और जो लाइव स्टॉक्स होते हैं उन पे डिप्रिसिएशन नहीं मिलता। ये लाइव स्टॉक पे डिप्रिसिएशन क्यों नहीं मिलता, उसका कारण भी बताया था। क्योंकि जब लाइव स्टॉक की डेथ होती है तो हम पूरे कॉस्ट जो होती है उस लाइव स्टॉक की पीएल में चार्ज कर देते हैं, एक बार में ही फुल वैल्यू चार्ज हो जाती है लाइव स्टॉक की डेथ होती है। तो यही बात यहां पे बता रहा है कि लाइव स्टॉक की जब डेथ होगी तो पूरा पूरा पैसा एक बार में चार्ज हो जाएगा। In respect of animal which are used for the purpose of business or profession, not as stock in trade, and have died or become useless, the difference between the actual cost of the animal to the SSC, actual cost of animal to the SSC, and the amount realized, if any, in respect of carcasses or sale of animal is allowed as deduction. जैसे एक मान लीजिए आपके पास 100 गाय थी, ठीक है, 10,000 रुपए की, एक गाय अब मर गई, तो आप अपने पीएल में 10,000 रुपए एक गाय का खर्चा चार्ज कर लेंगे। आप कहेंगे टू डेथ ऑफ काऊ, और ये पीएल में आपके 10,000 रुपए चार्ज हो जाएगा, आपका प्रॉफिट 10,000 से सीधे कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कारकेसेस का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारे एनिमल की जब डेथ हो जाती है तो उसके बॉडी पार्ट बिक जाते हैं, आपने चमड़ी बेच दी तो फलाना धमाका कुछ भी बेच दिया। तो यही कह रहा है कि अगर एक जानवर की डेथ हो जाती है और आपने क्या किया, उसका कुछ पार्ट बेच दिया, और बेच के आपको 1,000 रुपए आ गए, और 10,000 का वो एनिमल आपने खरीदा था, तो भाई एनिमल खरीदा 10,000 का,
जब वो मर गया तो उसके कुछ बॉडी पार्ट्स को बेच के आपको 1000 रुपए आ गए, तो आपका खर्चा कितना है? 9,000। तो 9,000 रुपए कह रहा है आपको चार्ज करने देंगे फिर। ठीक है, आइए अगला हेडिंग देखते हैं हम लोग, बेड डेब्ट्स। अगली हेडिंग है बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? जो पैसा आपका डूब गया, आपने माल बेचा व्यापारी को, अब वो व्यापारी अब आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो ये कहलाता है बेड डेब्ट। आपने कस्टमर को माल दिया, कस्टमर आपको पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ये कहलाता है बेड डेब्ट। और बेड डेब्ट अराइज ही होता है जब हम क्रेडिट सेल करते हैं। कैश सेल कर रहे हैं तो भाई पैसा तुरंत आ गया, फिर बेड डेब्ट का तो प्रश्न उठता नहीं। बेड डेब्ट तभी आता है जब हम क्रेडिट सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बेड डेब्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो फिर इनकम टैक्स की बात को भी पढ़ेंगे हम लोग। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट और बैड डेब्ट में क्या अंतर है, आप बता सकते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट और बैड डेब्ट में क्या अंतर है? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का मतलब आपको लगता है कि जब प्रोविजन बना रहे हैं, हमें अनुमान लग रहा है, एक्सपेक्टेशन है कि बैड डेब्ट हो जाएगा, और बैड डेब्ट जब वो हो गया, अरे माय गॉड बच्चों थोड़ा सा बड़े हो जाओ। जब भी हम किसी को माल देते हैं, ठीक है, तो वह कोई भी दिन 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, क्या वो कभी ये कहता है कि मैं पैसे दूंगा ही नहीं? वो देता नहीं अलग बात है, लेकिन जब भी आप उससे मिलोगे तो वो यही कहेगा कि अभी दे दूंगा। ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट और बैड डेब्ट में अंतर ये होता है कि प्रोविजन तब बनाया जाता है जब हम ये कहना चाहते हैं कि हमने टोटल 100 लोगों को माल बेचा है, हमने 100 लोगों को माल बेचा है। मान लेते हैं 100 लोगों को जो माल बेचा है, 100% जिनको हमने माल बेचा है, मेरे डेटर हैं ये बी सी डी, बहुत सारे लोग हैं जिनको माल बेचा, टोटल 10 लाख रुपए का माल बेचा है मैंने। टोटल कितने का माल बेचा है? 10 लाख रुपए का माल बेचा है, और मेरा अनुमान है कि 3% पैसा मेरा डूबेगा ही डूबेगा, 3% पैसा आएगा नहीं। अब आप हमसे पूछोगे सर बताइए ना, कौन लग रहा है, ये 100 लोग हैं, इसमें से कौन लग रहा है कि पैसा नहीं देगा? तो मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं मैं 20 साल से धंधा कर रहा हूं, और इतना मुझे मालूम है कि मोटा मोटी 3% पैसा डूब जाता है उधार माल बेचने पे। कौन देगा कौन नहीं ये नहीं कह सकता, लेकिन 3% डूबता है, 20 साल से धंधा कर रहा हूं, तो इसे कहा जाता है प्रोविजन। आप बता नहीं तो कौन पैसा नहीं देगा, बस इतना डूबेगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, और 3% पैसा हर साल डूबता है मेरा, ये मुझको मालूम है। उधार माल बेचते समय हम समझ जाते हैं, 100 रुपए का माल बेचते हैं तो समझ जाते हैं 97 आएगा, ये हमको मालूम है, ये जानकारी है हमको, हम धंधा कर रहे हैं। कौन लेता? अरे पता होगा कि कौन लेता तो उसको माल ही नहीं बेचते। अगर कौन पैसा नहीं देता है ये पता होता तो माल ही नहीं बेचते। ये तो हर साल होता है, कोई ना कोई निकल जाता है जो हमको पैसे नहीं देता है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हर कोई जिसको 100 रुपए का माल बेचे वो 3-3 रुपया लेके डूबेगा, नहीं। कुल मिला के हमको मालूम है कि किसी को कितना माल बेचे हैं, किसी को कुछ माल बेचे हैं। 10 लाख रुपए का टोटल माल बेचे हैं, इसका 3% कितना हो जाएगा बच्चों? 30,000 रुपया। 30,000 रुपया मेरा डूबेगा, ये हमको मालूम है। ये होता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। बैड डेब्ट किसे कहा जाता है? बैड डेब्ट तब कहा जाता है जब आप कहते हो मिस्टर ए का 30,000 रुपया डूबेगा, तो उसे कहा जाता है बैड डेब्ट। जब हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कौन पैसा डूबेगा, किसका डूबेगा। ऐसा नहीं है कि ये अनुमान है और ये अनुमान नहीं है, अरे ये भी अनुमान ही है। मिस्टर ए ने आके कह थोड़ी ना दिया कि 30,000 रुपया हम नहीं देंगे, लेकिन हम समझ गए। अब वो मेरा फोन उठाना बंद कर दिया है, रास्ते में कभी मिलता भी है ना तो नजर चुरा के भाग जाता है, तो हम समझ गए कि वो नहीं देगा। ठीक है, जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कौन बंदा आपका पैसा नहीं देगा तो उसे कहा जाता है बैड डेब्ट। और जब आप अपने बिजनेस के नेचर के हिसाब से समझते हो कि थोड़ा पैसा तो डूबता ही है भाई, तो उसे कहा जाता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट।
ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट की एंट्री बच्चों क्या होती है पता है? पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, मुझे लगा 30,000 रुपए डूब जाएंगे, मैंने ये 30,000 रुपए की एंट्री कर दी। ये होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट की एंट्री। बैड डेट की एंट्री क्या होती है? बैड डेट की एंट्री क्या होती है? बैड डेट की एंट्री होती है पीएल डेबिट टू बैड डेट और फिर बैड डेट डेबिट टू डेटर। ये डेटर से कम नहीं होता है। डेटर का नाम लिखते हैं, बेसिकली डेटर भी नहीं लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है किस डेटर का बैलेंस यूज कम हो रहा है। जैसे हम लिख दे रहे हैं ए, और ए है कौन ये आपको बता दे रहे हैं, ए इज अ डेटर। यहां डेटर का बैलेंस कम नहीं होता बच्चों, यहां डेटर का बैलेंस कम नहीं होता। हम आपको बताते हैं यहां क्या होता है। यहां तो डेटर ए का बैलेंस ही कम हो गया इस यहां पे, और यहां होता क्या है, जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं डेटर लिखते हैं टोटल 10 लाख रुपए का, तो यहीं से हम ऐसे करके घटा देते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट। आपको भी पता होगा, अकाउंट सब पढ़े हैं, 30,000 रुपए यहां से लेस कर देते हैं बैलेंस शीट में। कौन सा डेटर कम हुआ है 10 लाख रुपए में से, ये कहां पता चल रहा है? टोटल 10 लाख में से कम कर दिया, और यहां तो पता चल गया ना कि भैया ए नहीं देगा, ए का बैलेंस कम कर दिया मैंने, ए को क्रेडिट कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, जब आप ये एंट्री करते हो तो कोई भी डेटर बुरा मानेगा क्या? आपने 100 लोगों को माल दिया है, आपने ये एंट्री की है, अब पता चल गया आपके डेटर्स को कि 30,000 रुपए राज अग्रवाल चिल्ला रहे हैं कि मेरा डूब जाएगा। ठीक है, 100 बंदे यहां बैठे हैं, सबको माल दिया है और मैं कह रहा हूं 3% मेरा पैसा डूब जाएगा, कोई बुरा मानेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, यहां पे नाम ले रहे हैं कि तुम्हारा पैसा डूबेगा। इनकम टैक्स कहता है कि अगर आप ये एंट्री करेंगे, अगर आप ये एंट्री करेंगे तो हम आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये अलाउ नहीं करेंगे। इनकम टैक्स के हिसाब से ये 30,000 रुपया चार्ज नहीं होगा पीएल में। अगर आपने चार्ज किया है तो ऐड कीजिए, आपकी इनकम बढ़ा दी जाएगी। ये अलाउ नहीं होता है, दिस इज डिसअलाउड, प्रोविजन डिसअलाउड है। अगर आप ये एंट्री किए हो तो कहता है अलाउ कर देंगे, ये खर्चा मान लेंगे, आप चार्ज कर लीजिए, प्रॉफिट कम कर लीजिए, पैसा डूबा है तो। बेसिकली गवर्नमेंट कहती है कि ये तो आप जितना चाहे जितना बना दोगे, 10 लाख रुपए का माल दियो, बोल दो हम 1 लाख रुपया मेरा पैसा डूब जाएगा, पीएल में चार्ज करिए 1 लाख रुपए का, प्रॉफिट कम हो गया, टैक्सेस कम हो जाएगा, तो तुम मजाक बना के रख देंगे लोग। पता है पूरे हिंदुस्तान में यही करेंगे लोग, 31 मार्च को बोलेंगे कि इतना पैसा मेरा डूब जाएगा। डूबे चाहे ना डूबे, कौन सा किसी का नाम लेके बदनाम कर रहे हैं किसी को? 10 लाख रुपए का माल बेचे, बोलेंगे 5 लाख रुपया डूब जाएगा, पीएल में चार्ज करेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 5 लाख रुपया, प्रॉफिट कम हो जाएगी, टैक्सेस मेरा कम हो जाएगा, आगे की आगे देखी जाएगी। गवर्नमेंट के लिए ये तो बहुत आसान सा काम है, ये वाली एंट्री करो, हम आपको बैड डेट अलाउ कर देंगे। तो आप कहोगे सर हम एक काम करेंगे, किसी का नाम लिख लेंगे, बैड डेट डेबिट टू किसी का नाम दे देंगे। कर नहीं सकते हो, आप छोटा सोच रहे हो, इसलिए सोच रहे हो कि ये एंट्री करना आसान है, किसी का भी एंट्री किसी के नाम से कर देंगे कि इसका पैसा डूब जाएगा। सोच के देखो, रिलायंस जैसी कंपनी, जब एजीएम में 1000 शेयर होल्डर बैठे होते हैं, ठीक है, एजीएम में उनके 1000 शेयर होल्डर बैठे होते हैं, कई लाख शेयर होल्डर हैं उनके, और सच पूछिए तो आज कम बैठते हैं। आपने वो मूवी देखी है गुरु? गुरु मूवी देखी है? उसमें बेसिकली धीरू भाई अंबानी की लाइफ दिखाई गई है, ठीक है, और एक सीन था जिसमें ये अभिषेक बच्चन थे ना इसमें, कि अमिताभ बच्चन थे, अभिषेक बच्चन, कि एक मैदान में दिखाया गया था कि वो स्टेज से कुछ शेयर होल्डर से बातचीत कर रहे थे, वो एजीएम दिखाई गई थी, ठीक है, वो छाता लगा के खड़े थे और स्टेडियम भर के लोग बैठे हुए थे। वो रियल सीन था, आप समझ लीजिए। जो रिलायंस कंपनी, धीरू भाई अंबानी एजीएम कराते थे, एनुअल जनरल मीटिंग, तो पूरा मैदान भरता था, वो किसी छोटे मोटे ऑडिटोरियम में या किसी छोटे मोटे हॉल में नहीं होता था। आजकल की कंपनियों की शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो होती है, बस इतने बड़े हॉल में होती है, बस इतने लोग ही आते हैं, 100-200 लोग आ गए, बस 500 लोग आ गए, 1000 लोग आ गए, इतने बहुत है।
रिलायंस कंपनी ने लोगों को पैसा कमवा के दिया है। मतलब इतने सारे लोग, उसमें हमने बहुत सारे सीन देखा है कि लोग धीरू भाई अंबानी को हाथ जोड़े, उस मूवी में दिखाया कि सर आपकी मदद से मैंने आपकी कंपनी के कुछ शेयर खरीदे थे और आज मैं अपनी बिटिया की शादी कर लिया, वो आपकी वजह से, आपकी कंपनी के शेयर के भाव इतने बढ़े। ये सच है। और रिलायंस कंपनी क्लेम करती है कि आज भी हिंदुस्तान में अगर 4 शेयर होल्डर है तो उसमें से एक शेयर होल्डर के पास रिलायंस कंपनी का शेयर जरूर है। जहां सोचिए कितनी बड़ी बात है कि 25% लोग, जितने लोग भी शेयर रखते हैं उसमें से 25% लोगों के पास रिलायंस कंपनी के शेयर हैं। पहले तो आलम ही अलग था। रिलायंस कंपनी का मतलब था कि एनीबॉडी इज रेडी टू पे एनी अमाउंट। हालांकि अब वो जलवे नहीं है और ये जलवे खत्म होने के पीछे कारण है रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन। रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन ने लोगों को जबरदस्त घाटा करवाया है और उसके बाद से रिलायंस कंपनी पे वो जो फेथ था बेसिकली पब्लिक का, वो कम हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, रिलायंस कंपनी के शेयर 540 रुपए के भाव में इशू हुए थे और आज 100 रुपए के आसपास चल रहे हैं। तो लोगों ने जो पैसे लगाए थे वो 500 रुपए 100 रुपए के आसपास हो गया है। कितने साल भी चले गए, न जाने वो बैंक में भी रखे होते तो दुगने पैसे हो जाते। लेकिन हमेशा रिलायंस कंपनी के शेयर 500 रुपए में इशू होते थे तो 1000 रुपए में तो खुलते ही थे। मतलब पैसे तो दुगने महीने भर में होते थे। आज शेयर सब्सक्राइब करो और अगले महीने तक शेयर लिस्ट होगा स्टॉक एक्सचेंज में और पैसे दुगने हो जाएंगे। ये आलम था रिलायंस कंपनी का। चलिए छोड़ देते हैं बात, हम बात जो कर रहे थे उस पर आते हैं, बेड डेप्ट। सपोज हम रिलायंस कंपनी है और हमने बेड डेप्ट की एंट्री मारी है। ठीक है, हमने डेटर ए, आप डेटर ए हो और हमने कहा कि आपका पैसा डूब जाएगा। पता है कितने लोग जानेंगे, न जाने कितने करोड़ लोगों को यह बात पता चलेगी, क्योंकि रिलायंस कंपनी का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करोड़ों इन्वेस्टर पढ़ेंगे। आपके मुंह पे काली पोत दी है हमने, अगर मैं रिलायंस कंपनी और ये एंट्री कर दिया। कौन सी एंट्री? ये वाली। यहां जो एंट्री की बात हो रही है, अगर मैं रिलायंस कंपनी और मैंने ये एंट्री कर दी तो आपके मुंह पे काली पोत दी मैंने, बदनाम कर दिया आपको कि आपका पैसा डूब जाएगा। बेड डेप्ट की एंट्री करना इतनी आसान बात नहीं है, समझिएगा। बेड डेप्ट की एंट्री करने का मतलब होता है किसी को साफ साफ चोर कहना। अगर मैंने ये एंट्री कर दी ना, बेड डेप्ट डेबिट टू ए 5 लाख रुपया है कि ए का 5 लाख रुपया नहीं आएगा, तो अब हम कोर्ट भी चल जाए ना और आपसे 5 लाख रुपया निकलवाना चाहें तो कोर्ट में केस एडमिट नहीं होगा। कोर्ट कहेगी आपने बेड डेप्ट की एंट्री कर दिया, आपने काली पोत दी, हिसाब बराबर। उसने पैसा 5 लाख रुपया नहीं दिया, आपने उसको बदनाम कर दिया, हिसाब बराबर। कोर्ट में भी ये केस नहीं लिया जाता। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, हालांकि हमको मतलब नहीं है इन चीजों को बताने के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स पढ़ा रहे हैं। कोर्ट में ये केस तक नहीं लिया जाता है। अगर मैंने बेड डेप्ट की एंट्री कर दी ना, आपको पैसा दिया है, आपसे माल दिया है आपको 5 लाख रुपए का, और आप हमको आनाकानी कर रहे थे देने में, और मैंने ये एंट्री कर दी, तो उसके बाद मैं पैसा निकाल भी नहीं सकता हूं, लीगली नहीं निकाल सकता। आप भले अपनी इच्छा से दे दोगे, आपके ऊपर काली भी खो दिया तो भी दे दी, अलग बात है, लेकिन लीगली निकालने का हक भी खो दिए। अब गवर्नमेंट हमारी क्या कह रही है? कह रही है ताकत है तो ये एंट्री करो ना, ये एंट्री कर दो तो हम तुमको क्या करेंगे, बेड डेप्ट का खर्चा मान लेंगे कि 5 लाख रुपया सचमुच तुम्हारा डूब गया है, पीएल में चार्ज कर लेना 5 लाख रुपया, इनकम कम कर लेना, टैक्सेस कम हो जाएगा। क्योंकि ये एंट्री एक इंसान तभी करता है जब वो 100% नहीं 200% श्योर होता है कि पैसा नहीं आएगा। क्योंकि अगर ये एंट्री कर दी है तब तो अब तो पक्का नहीं आएगा, ये तो बात गारंटी है। तो आप जानते हैं कोई भी कंपनी बेड डेप्ट की एंट्री थोड़ी ना मारती है, कोई नहीं मारती। आज बताइए, आपको 3 साल हो गया हमको मार दिए, हम लगातार फोन कर रहे हैं, भाई साहब पैसा दे दीजिए ना। ठीक है, भाई साहब पैसा दे दिया, आप बोलते हो कल दे देंगे, फिर कल फोन करते हैं, आप फिर बोलते हो कल दे देंगे, हम फिर कल फोन करते हैं, आप फिर बोलते हो कल दे देंगे, और आप नहीं दे रहे हो मुझे। मैं बेड डेप्ट की एंट्री मार दूंगा क्या? नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर बेड डेप्ट की एंट्री मार दिया तो फिर फोन करने लायक भी नहीं बचूंगा मैंने आपको बदनाम कर दिया बेड डेप्ट की एंट्री करने का मतलब। ठीक है, आप छोटी मोटी कंपनी के हिसाब से मत सोचिए, आप सोचिए जैसा रिलायंस जैसी कंपनी अगर ये एंट्री मार दे तो क्या होगा? 1 करोड़ लोग जान जाएंगे कि आप बेईमान आदमी हो। बदनाम कर दिया मैंने आपको, अब कर दिया तो पैसे निकाल नहीं सकता हूं मैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बल्कि अगर ये एंट्री करने के बाद मैंने आपको फोन किया ना, तो आप उल्टा मेरे ऊपर केस ठोक सकते हैं कि इसने बदनाम कर दिया, उसके बाद भी मुझे फोन करके परेशान कर रहा है। Is it clear to all? तो इनकम टैक्स कहता है, देखिए इनकम टैक्स बहुत चालाक है, कहता है कि ऐसे ही थोड़ी ना फर्जी आपकी इनकम कम करने देंगे हम, ये एंट्री मार दो कम करने देंगे, क्योंकि ये एंट्री मारने का मतलब ये है कि पक्का आपका पैसा डूब गया है, क्योंकि उसी में ताकत है।
अब जैसे मैंने 5 साल से लगातार आपके पीछे पड़े, आप आजकल कर रहे हो, मैं समझ गया कि अब आप पैसे नहीं दोगे। मैं समझ गया हूं 100% में 200% श्योर हूं कि आप पैसे मुझे नहीं दोगे। अब मैं ये एंट्री मार देता हूं और अब मैं अपनी इनकम को 5 लाख रुपया कम कर लेता हूं। तो आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड कि बेड डेप्ट का मतलब क्या होता है। बेड डेप्ट का मतलब होता है आपको बेड डेप्ट चार्ज करना पड़ेगा, जिसकी एंट्री होती है बेड डेप्ट डेबिट टू डेटर। बेड डेप्ट डेबिट टू डेटर नहीं, नाम, नेम ऑफ द डेटर। बेड डेप्ट डेबिट टू मिस्टर ए। यू हैव टू आइडेंटिफाई किसका पैसा डूब रहा है। प्रोविजन वगैरह बनाते हैं तो बेड डेप्ट नहीं माना जाता है, वो पीएल में चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अगर आप प्रोविजन बनाएंगे तो इनकम टैक्स कहता है कि ये खर्चा नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से प्रोविजन तो कोई भी बना सकता है। प्रोविजन बनाने के लिए किसी को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रोविजन में किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंट्री सिंपल सी होती है, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। उस बंदे का, शख्स का नाम ही नहीं आता है जिसके लिए आप हाईलाइट कर रहे हो कि पैसे डूब जाएंगे, तो ये तो कोई भी कर देगा ना एंट्री। सरकार कह रही है प्रोविजन अलाउ नहीं होगा। बेड डेप्ट बाय नेम आपने क्या किया है, चार्ज कर दिया है, अलाउ कर देंगे, बिकॉज वो कोई करेगा ही नहीं। वो तो तभी करेगा जब 200% श्योर है, और जब इतने श्योर हो कि पैसा डूब गया है तो सरकार के लिए तब हम भी मान लेते हैं कि पैसा डूब गया है। भाई तुम इतने श्योर हो कि पैसा डूब गया है, एंट्री मार दे रहे हो, तो सरकार के लिए हमें क्या आपत्ति है, मैं भी मान लेता हूं कि पैसा डूब गया है। ठीक है, but the bad debt shall be allowed as deduction if the debt has been taken into account in computing the income of the previous year or any earlier previous year, and the amount of such debt or part thereof becomes irrecoverable as notified in ICDS. ICDS क्या होता है, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। जैसे अकाउंट्स में अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे इनकम टैक्स के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें कंप्यूटेशन वगैरह के तरीके बताए गए होते हैं। तो ये जो हम बेड डेप्ट की आपको कहानी सुना रहे हैं ना, ये इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड और इनकम टैक्स एक्ट दोनों के हिसाब से जो कंक्लूजन है वो यहां पे प्रेजेंटेड है। बेसिकली आईसीडीएस स्पेसिफिकली नंबर के हिसाब से आपको नहीं करने की आवश्यकता है। ठीक है, उसका कंक्लूजन पता होना चाहिए कि बेसिकली कानून है क्या, उसका इंपैक्ट। तो देखिए, हम आपको हर जगह ये तो नहीं बता रहे कि ये बात रूल में है, ये बात नोटिफिकेशन में है, ये बात फलानी जगह, ये बात धमाकी जगह है, एक्ट में है, ये बात आईसीडीएस में, ऐसा नहीं बता रहे। आपको हर प्रोविजंस का जो कंक्लूजन पॉइंट है वो बुक में एक्सप्रेस्ड है, और आपको यही पढ़ना भी है, यही जानना भी है। It shall be deemed that such debt or part thereof has been written as irrecoverable in the accounts for the purpose of this clause. आपको irrecoverable राइट ऑफ करना होगा as irrecoverable, और राइट ऑफ as irrecoverable का मतलब क्या होता है, एंट्री ऐसे होती है, बेड डेप्ट डेबिट टू ए, irrecoverable एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा, बेड डेप्ट आप तभी चार्ज कर सकते हो जब वो कभी ना कभी आपकी इनकम बनी हो, वो डेप्ट आपकी इनकम बनी हो, तभी आप आज बेड डेप्ट चार्ज कर सकते हो। बेड डेप्ट shall be allowed as deduction if the debt has been taken into account in computing the income of previous year or any earlier previous year। कहता है कि बेड डेप्ट तभी चार्ज करेंगे जब वो डेप्ट कभी ना कभी आपकी इनकम बनी थी, चाहे प्रीवियस ईयर में बनी थी, चाहे उससे भी पुराने ईयर में बनी थी, कभी इनकम बनी थी, तभी आप बेड डेप्ट चार्ज कर सकते हैं। एक बात बताइए, ए कौन है जिसको मैंने सेल किया था, सेल की एंट्री बताइए, सेल की एंट्री बताइए। ए डेबिट टू सेल्स, ठीक है, और ये सेल कहां चला जाता है, पीएल में जाता है, सेल्स टू पीएल। ठीक है, पीएल अकाउंट में सेल्स आता है यहां। क्या उस एंट्री की मदद से, ये जो एंट्री आपने की थी ये डेबिट टू सेल्स, क्या इसकी वजह से आपकी इनकम पे कोई असर आया था? बिल्कुल आया था, मेरे पीएल में सेल जाता है। तो आज हम ए को बेड डेप्ट की एंट्री मार सकते हैं ए के लिए। कह रहा है कोई भी पैसा डूबता है तो आप बेड डेप्ट की एंट्री मार देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसी पैसे के रिस्पेक्ट में आप बेड डेप्ट की एंट्री मार सकते हैं जो पैसा आपकी कभी ना कभी इनकम बढ़ाया था। वैसे समझिए, मैंने मिस्टर ए को एडवांस दिए 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल देने के लिए, एंट्री क्या होगी?
मैंने 10,000 रुपए दिए एडवांस मटेरियल के लिए, तो एंट्री होगी एडवांस टू ए डेबिट टू कैश 10,000 रुपया। ठीक है, और इसका असर क्या होता है, ये मेरे बैलेंस शीट में दिखाई देता है, एडवांसेस में, करंट एसेट लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर दिखाई देगा एडवांस टू ए 10,000 रुपया। यही होगा। क्या इसका असर पीएल पे आएगा कभी भी? क्या इसका इंपैक्ट पीएल पे आएगा? कोई इंपैक्ट इसका पीएल पे नहीं आएगा। अब इसका इंपैक्ट पीएल पे नहीं आएगा, तो अगर ये 10,000 रुपए लेके बैठ गया मेरा, मैंने उसको कहा कि रॉ मटेरियल देना है तुमको, ये लो एडवांस 10,000 रुपया पकड़ो, अब वो बैठ गया लेके, नहीं दे रहा है, पैसे भी नहीं दे रहा, माल भी नहीं दे रहा है। अब क्या इसे बैड डेट चार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जब 10,000 रुपया दिए थे तो ये इनकम थोड़ी ना बना था। लेकिन 10,000 रुपए डूबा तो है, नुकसान हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ है। तो ये यहां पे बैड डेट की तरह चार्ज नहीं होगा, ये होगा, ये भी खर्चा बिजनेस का है, ये भी एक बिजनेस लॉस है जो चार्ज होगा, लेकिन ये चार्ज होगा सेक्शन 37 में। अभी से बता दे रहे हैं, सेक्शन 37 एक रेजिडरी सेक्शन है। रेजिडरी सेक्शन का मतलब होता है बचा कुचा। सेक्शन 37 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी बिजनेस का खर्चा जो बाकी सेक्शन में नहीं लिखा हुआ है कि अलाउड है कि नहीं, अगर वो जेन्युइन बिजनेस का खर्चा है तो ये अलाउ हो जाएगा। सेक्शन 37 ये कहता है। तो ये वाली बात जो है, ये 10,000 रुपए यहां पे चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इस सेक्शन के तहत आपको अलाउ हो जाएगा ये 10,000 रुपए। हालांकि इसको बैड डेट नहीं बोलेंगे, बस यही कह रहा है। यही बात यहां पे एक्सप्लेन किया हमने। रॉ मटेरियल के लिए दिया था 10,000 रुपया, वो पैसे नहीं दे रहा है, बैंकरप्ट हो गया, तो सेक्शन 37 में अलाउ हो जाएगा। अच्छा, अब बैड डेट की रिकवरी। अब एक बात बताइए, आपने मुझे पैसे नहीं दिए 10,000 रुपए, मैंने बैड डेट की एंट्री मार दी, ठीक है, मेरे अकाउंट्स में वो आ गया, करोड़ों से होल्डर ने वो पढ़ लिया, आपको बदनाम कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने बैड डेट की एंट्री कर दिया, मतलब आपको बदनाम कर दिया। आप मुझे पैसे दोगे, हाँ या ना? क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे फिर भी पैसे दे रहे हो 10,000 रुपया? बिल्कुल हो सकता है, आप बिल्कुल दे दोगे। अगर आप ईमानदार आदमी हो, अच्छे आदमी हो, तो आप दे दोगे। आप 3 साल बाद आप मेरे पास आते हो, कहते हो ये सर अपना 10,000 रुपया रखिए, उस समय सचमुच मेरी हैसियत नहीं थी, मैं बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था, इसलिए नहीं दे पाया था। ठीक है, आपने बदनाम किया, कोई बात नहीं, लीजिए आज मेरे पास पैसे हैं, मैं दूंगा आपको। तो देखिए, ऐसा भी होता है, हम भले बैड डेट की एंट्री मार दें, लेकिन देने वाले फिर भी दे देते हैं। बात समझ आ रही है? हाँ, ये बात जरूर है कि अगर हम चाहे तो हम निकाल नहीं सकते आपसे। अगर कोर्ट में भी चल जाएंगे आपसे पैसा चाहिए, तो भी आप नहीं देना चाहोगे तो नहीं दोगे। हम कोर्ट भी हमको दिलवा नहीं सकती है पैसा, लेकिन आप खुद से देना चाहोगे तो कौन रोक लेगा? ठीक है, हम चाह के निकलवा नहीं सकते थे, ये बात सत्य है। बैड डेट की एंट्री मारने के बाद हम पैसे निकलवा नहीं सकते हैं, लेकिन आप देना चाहोगे तब तो दे ही दोगे। ठीक है, अगर वो पैसे मेरे पास आ जाते हैं तो क्या होगा? इनकम टैक्स क्या कहेगा? आपको क्या लगता है? वही 5 लाख रुपए जो बैड डेट की एंट्री मार के अपना इनकम घटा दिए थे 5 लाख रुपए से, आज 5 लाख रुपए आप दोगे तो गवर्नमेंट कहती है 5 लाख रुपए इनकम हो गई। जब वो 5 लाख रुपए आएगा तो पता है एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट या बैंक डेबिट, जैसे भी आपने पेमेंट किया है, टू पीएल। वो पीएल में जाएगा, वो इनकम बन जाएगी आपकी पूरी पूरी। वो टू डेटर नहीं होगा, क्योंकि डेटर का बैलेंस तो आप पहले ही 0 करके बैठ गए हो। डेटर तो अंडा कर दिए थे ना आप, जितना डेटर का बैलेंस था पूरा बैड डेट की एंट्री मार दिए थे, बैड डेट डेबिट टू डेटर। डेटर तो खत्म हो गया था, तो अब पैसा डेटर से आएगा तो बैंक डेबिट टू डेटर तो बोल नहीं पाओगे, क्योंकि डेटर तो 0 हो चुका है। तो आप बोलोगे बैंक डेबिट टू पीएल, सीधा प्रॉफिट। तो बैड डेट इनकम को घटाएगा, तो बैड डेट की रिकवरी इनकम को आपके बढ़ाएगी। आइए, बैड डेट से रिलेटेड 2 केस लॉज हैं। इन केस लॉज के कंक्लूजन को पढ़ना है। केस लॉ किसका था? एक तो पीके कैमाल का केस था, और एक केस है वीरभद्र राव का। पीके कैमल और वीरभद्र राव का केस है।
आपको केस का नाम याद नहीं करना है कि किसके केस में क्या डिसाइड हुआ था, क्या डिसीजन लिया गया था, ये देखते हैं। ठीक है, पीके कैमाल का केस डिस्कस कर रहे हैं। प्रीडिसेसर ने एंट्री कर रखी थी बैड डेट डेबिट टू ए, और सक्सेसर ने एंट्री की रिकवरी की। हम समझाते हैं प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस को पहले देख रहा था उसे कहा जाता है प्रीडिसेसर। सक्सेसर का मतलब होता है आप बिजनेस को कोई और देख रहा है। पहले पिताजी देखते थे बिजनेस, पिताजी ने ए को माल बेचा था और बैड डेट की एंट्री मार दी थी। ठीक है, तो पिताजी ने माल बेचा, पैसा रिकवर नहीं हो रहा था, ये कहा बैड डेट की एंट्री मार के अपनी इनकम को रिड्यूस कर लिए थे। आज 10 साल बाद बेटा बिजनेस को संभाल रहा है, सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब हु हैज सक्सीडेड द बिजनेस। अब बेटा बिजनेस संभाल रहा है और वो ए 10 साल बाद आता है बेटे के पास, कहता है मैंने आपके पिताजी से 5 लाख का माल लिया था, 10 साल पहले उनको दे नहीं पाया था, ये रखिए 5 लाख रुपए अपना। तो 5 लाख रुपए क्या सक्सेसर की इनकम बनेगी? हालांकि नॉर्मल लॉ हमने यही बताया कि अगर बैड डेट की रिकवरी होती है तो इनकम बनती है, लेकिन अगर वो सक्सेसर को मिलेगी तो ये टैक्सेबल नहीं है, रिकवरी नॉट टैक्सेबल। यानी बेटे को अगर रिकवरी हो जाए, जो पैसा पिताजी ने बैड डेट चार्ज किया था, तो बेटे को 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। बड़ा सुंदर केस है, बहुत अच्छा डिसीजन। तो ध्यान दीजिएगा, कैसे याद रहेगा? ऐसे याद रखिए कि एसएससी का फायदा कैसे हो रहा है, टैक्स पेयर का फायदा हुआ इस लॉ में। ये जो केस का डिसीजन आया, इससे टैक्स पेयर को फायदा हुआ, पब्लिक को फायदा हुआ। ठीक है, कोर्ट का फैसला ये कि पिताजी ने अगर बैड डेट की एंट्री मारी है, बेटे को उसकी रिकवरी होती है, तो ये पैसा टैक्स नहीं देना है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, मैंने बैड डेट की एंट्री मारी, हमें को रिकवरी हो गई 5 लाख रुपए की, क्या मुझे टैक्स देना है? स्वाभाविक सी बात है, देना है। ठीक है, लेकिन मैंने बैड डेट की एंट्री मारी, मेरे बेटे को रिकवरी होती है वो पैसे की, तो उसे टैक्स नहीं देना है। वीरभद्र राव, इसके केस में क्या डिसाइड हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का केस है। यहां क्या डिसाइड हुआ था देखिए, प्रीडिसेसर जो है उसने एंट्री की सेल की, ए डेबिट टू सेल्स, और सक्सेसर ने एंट्री की बैड डेट की, बैड डेट डेबिट टू ए। मतलब समझिएगा क्या हो रहा है, पिताजी ने ए को माल बेचा, अब धंधा बेटा संभाल रहा है और वो पैसा अभी तक नहीं आया है, बेटा को लगता है कि ये पैसा डूब जाएगा, बेटा एंट्री करना चाहता है बैड डेट डेबिट टू ए। क्या ये बैड डेट पीएल में बेटा चार्ज कर पाएगा? पता है माल किसने बेचा था? पिताजी ने। यानी इनकम किसकी बढ़ी थी? जब माल बेचा था तो इनकम किसकी बढ़ी थी? पिताजी की। बेटा कह रहा है कि ये पैसा नहीं आएगा और बेटा चार्ज करना चाहता है ये बैड डेट और अपनी इनकम को रिड्यूस करना चाहता है। बढ़ी थी पिताजी की इनकम, बेटा रिड्यूस करना चाहता है अपनी इनकम, कर पाएगा? कर पाएगा, यही डिसीजन लिया गया। तो आप कैसे याद रखोगे किसमें क्या डिसीजन है? बस इतना याद रखो, अब फायदा कैसे है, पब्लिक का फायदा कैसे है, वो डिसीजन आया कोर्ट से। ठीक है, कि पिताजी ने बैड डेट चार्ज कर लिया तो बेटे के हाथ में रिकवरी टैक्सेबल नहीं है, पिताजी ने सेल चार्ज किया तो बेटा बैड डेट चार्ज कर सकता है। बड़ी सुंदर बात, दोनों केस में टैक्स पेयर का फायदा हुआ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ने यहां तक किया। इस क्लास को आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे और अगली क्लास में जब आएंगे तो आगे की बात करेंगे। विल स्टॉप हियर।